नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सास बहू और सेंसेक्स में। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए अहम दिन, जबकि आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी थोड़ी सी आपको ज़्यादा ही दिखाई पड़ेगी क्योंकि मार्केट्स ने आज शुरुआती तेज़ी जो थी उसके गेंस को गिव अप कर दिया है और ये फाइनेंशियल ईयर की लास्ट एक्सपायरी आप देख रहे हैं। तो मार्केट्स के अंदर हायर लेवल से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। 16,945 के जोन पे इंडेक्स कामकाज कर रहा है। एक समय पर 17,050 पे इंडेक्स था और अब 16,950 है। तो 100 अंक वाइप आउट इंडेक्स में ऊपरी इस तरह से हो चुके हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आज अभी भी सिचुएशन उतनी खराब नहीं है जितनी पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे। ब्रॉडर मार्केट्स में एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में कामकाज कर रहा है। निफ्टी जरूर 100 अंकों के आसपास के गेंस गिव अप कर चुका है ऊपरी स्तरों से, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है। 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। ये थोड़ी देर पहले 1.25% ऊपर और 1% ऊपर कामकाज कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन शुरुआत में 2200 शेयर तेजी में थे और रफली 800 शेयरों में बिकवाली थी। अब 1800 शेयर तेजी में है और 1021 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो बाजार की स्थिति पहले से थोड़ी सी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। वॉलेटाइल सेशन रहेगा एज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपायरी का दिन भी है और साथ साथ रीबैलेंसिंग के भी कुछ आंकड़े यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज हम बातचीत करेंगे आस्था जैन से, हेम सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। आस्था मैम से हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका व्यू समझेंगे और उसके अलावा जो हमारे दर्शक होंगे उनसे हम सवाल भी करेंगे और उनकी राय भी आस्था मैम की लेंगे। आपका भी कोई सवाल है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000, जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं और सीधे पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर सकते हैं। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर पहले आपका व्यू, क्योंकि इंडेक्स में आज लोअर लेवल से पुल बैक तो आया, एक बार को लगा भी कि शायद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगी और बढ़िया मूव आएगा, लेकिन 17,050 के आसपास वापस इंडेक्स में सेल ऑफ आया। सो जो रेंज है ये बिल्कुल ट्रंकेटेड है, आगे छुट्टी भी है, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी, बिल्कुल आपने सही बोला। एक सीमित दायरे का कारोबार होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो डेली चार्ट्स की मैं बात करूं तो निफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है 17,109 110 के स्तर पर। इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन की बात करें तो वहीं से ये बार बार घूम के नीचे आ रहा है। तो ऊपर में जब तक 17,109 110 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है तेजी आएगी। और ये मैं अभी के लिए नहीं, आने वाले कुछ दिनों के लिए भी मैं बात कर रही हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 16,910 के आसपास, यानी कि यहाँ से 40 पॉइंट नीचे। अगर निफ्टी यहाँ से 40 पॉइंट नीचे जाता है और उसके नीचे कुछ समय तक समय व्यतीत करता है, यानी कि आधा घंटा या 1 घंटा, तो मुझे लगता है फिर निफ्टी में थोड़ी गिरावट गहरा सकती है। तो खरीदारी की तो सलाह बिल्कुल भी नहीं है अभी। अगर 16,910 के नीचे निफ्टी टिकता है कुछ समय तक तो हो सकता है कि थोड़ी डाउनसाइड हमें देखने को मिले, तो उस पर विचार किया जा सकता है शॉर्ट करने के लिए। लेकिन उसमें भी लिमिटेड टारगेट रहेंगे 16,900 16,900 860 के आसपास के। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से और वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो इंडेक्स में वेट एंड वॉच करें, 16,910 के नीचे इंडेक्स फिसल जाए, वेट वहां पर थोड़ी देर तक काम काज करे तो स्लाइड डाउन शायद और खुल सकता है, 16,860 850 के जोन्स खुल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी सी आप वेट एंड वॉच ज्यादा बेटर रहेगा। निफ्टी बैंक पे भी सेम व्यू है मैम आपका? जी बिल्कुल। अगर निफ्टी बैंक की यहाँ पे बात करें तो निफ्टी की तर्ज में हम जो देख रहे हैं वो निफ्टी बैंक में इतना दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा ये उछाल दिया था इसने डेली चार्ट्स पे, लेकिन अभी ये वापस से थोड़ा सा अपने गेन्स को गिव अप करता हुआ नजर आ रहा है। उसमें सलाह ये है कि उसमें अभी शॉर्ट ना करें, अगर शॉर्ट करना है तो थोड़ा सा वेट करें। मेरे हिसाब से 39,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो ब्रेक होता है तो वहां पे फिर थोड़ी सी बिकवाली गहरा सकती है और तेजी के लिए यहाँ पे हमें 40,000 या फिर 39,900 तक के लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। दोनों ही सीमित दायरे का कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं इंडाइसेस, लेकिन जो मैंने लेवल्स दिए हैं उनके नीचे ही शॉर्ट करें या फिर उसके ऊपर ही लॉन्ग करें। तो सीमित दायरे में कामकाज, जो लेवल्स हैं उनका क्रूशली ध्यान रखें और इसके हिसाब से ही यहाँ पे कॉल है। वैसे भी आज एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा वोलेटाइल सेशन शायद बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब बातचीत करते हैं अपने तीनों दर्शकों से। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कनक लता हैं जो कि लखनऊ से मौजूद हैं। इसके अलावा मीनाक्षी जी हैं जो कि गाजियाबाद से मौजूद हैं और मैसूर से हमारे साथ मेघा जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो पहले आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का ही कार्यक्रम में। कनक मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। मैम आप क्या करते हो? धन्यवाद। पहली चीज, और दूसरा कब से मार्केट्स में हो, मैं कैसे निवेशित हो? जी
जी जी मैं एक्चुअली एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने अभी 10-12 साल से मैं शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट करती आ रही हूँ। तो मैम 10 से 12 साल हो और गए आपको अभी इन्वेस्ट मैंने करते हुए, रिसेंटली दिव्यानी जी जी तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम? क्योंकि 10-12 साल में तो आपने कमोडिटी साइकिल भी देख लिया, आपने क्राइसिस भी देख लिया है, कोविड, नोटबंदी, बहुत सारे इवेंट्स देखे। जी जी कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? जी जी नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे तो मुझे हमेशा इसमें ग्रोथ ही मिली है। अभी रिसेंटली मैंने दिव्यानी इंटरनेशनल के शेयर्स परचेज करे थे, 1000 शेयर्स। ओके तो अच्छा मुझे रिजल्ट मिला उसमें। ओके, तो आपने देवयानी के ये 10,000 नहीं 1,000 शेयर है, राइट? जी जी 1000। तो कनक मैम, ये आपने जब खरीदारी की उसके बाद तो बहुत ऊपर के लेवल्स भी देखे होंगे आई गेस? हाँ हाँ देखे थे मैंने, काफ़ी ऊपर के लेवल्स अप डाउन्स तो इस फील्ड में लगा ही रहता है। तो फिर आप वैसे तो निकले नहीं मैंने उनमें अपनी 140 पोजीशन के से? रेट से ये शेयर्स परचेज किए थे। आप जी आपने सोचा नहीं कि उस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए देवयानी में थोड़ा बहुत? हाँ प्रॉफिट किया था वो, फिर मैंने रिसेंटली फिर परचेज किया था। ओके, तो अभी आप कितना टाइम दे सकते हो प्रॉफिट इसको? अपना निकाल के फिर अभी आप मैं 1-2 साल उसमें और रुकूंगी ओके, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट जैसा होता है। आस्था मैम, देवयानी इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग हिस्ट्री तो नहीं है इसकी, लेकिन जब से लिस्ट हुआ है तब से एक तरफा पहले चाल दिखाई और उसके बाद हायर लेवल से बिकवाली के बाद एक रेंज के अंदर अब कामकाज कर रहा है। बाकी समूह कंपनियों में तो बढ़िया मूव आया, उम्मीद है कि इसमें भी आएगा, इसीलिए शायद पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा है। क्या करना चाहिए नंबर्स को देखते हुए? जी बिल्कुल सुमित, आपने सही बोला। और जो इनके नंबर्स थे वो बहुत ही फ्लैट आए थे। इनफैक्ट जो दिसंबर क्वार्टर के नतीजे थे, सिर्फ 8% की ग्रोथ इसने बॉटम लाइन में दिखाई थी। ऑल्दो टॉप लाइन में हमने 26-27% की ग्रोथ देखी थी, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुई बॉटम लाइन में। तो वो एक थोड़ा सा इसके लिए डैम्पनर हम कह सकते हैं कि इतने बढ़िया नतीजे नहीं थे। अब अगर मैं चार्ट्स की भी बात करूं तो चार्ट्स में लगातार डाउनसाइड हमें देखने को मिला। अब ये लोअर लेवल से थोड़ा सा कोशिश कर रहा है पुल बैक देने की, लेकिन ये पुल बैक कितना सस्टेनेबल है ये कंफर्म होता है अगर ये 148-150 के जोन के ऊपर चलने लगता है और वहां को क्रॉस करता है। तो मेरे हिसाब से अभी मैम आप पोजीशन होल्ड करिए, क्योंकि कोशिश ये पुल बैक की कर रहा है, लेकिन हमें जो कंफर्मेशन आएगी वो 150 के ऊपर आएगी। तो तब तक बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मे बी 15-20 दिन या फिर महीना लगे। सो आप होल्ड करेंगे अपनी पोजीशन को, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस 120 का रखिए, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है ट्रिगर होने के चांसेस काफी लेस हैं। पोजीशन में बने रहिए। और इसमें पहले टारगेट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, मैं थोड़े छोटे टारगेट्स ही दे रही हूँ, 160 और उसके बाद 180 के। आपका तो व्यू काफी लॉन्ग टर्म का है कनक मैम, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा अपनी पोजीशन पे जो आ रहा है 120 के स्तर पर। ओके, तो 120 का एक स्टॉप लॉस आ रहा है कनक मैम, आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं और टाइम फ्रेम दीजिए। ट्रिगर होने के चांसेस कम लग रहे हैं आस्था को, तो आप बने रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका दूसरा सवाल भी था कनक मैम, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पहले मेघा मैम है, उनसे एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर आपसे हम दोबारा बातचीत करेंगे। मेघा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कब से निवेशित हो मैम आप मार्केट्स में और क्या करते हो आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं 1 साल से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। ओके, और कैसा रहा आपका 1 साल का एक्सपीरियंस? क्योंकि 1 साल से तो मार्केट बहुत खराब सिचुएशन दिखा रहा है, सो या एक्सपीरियंसेस कैसे थोड़ा रहे? थोड़ा मिक्स है। लॉन्ग टर्म में ज्यादा रखा है इसलिए थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब ओके, बट मिक्स फीलिंग है मतलब। तो आप सारे पोजीशंस लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग या बीटीएसटी नहीं करते हो? नहीं नहीं, बीटीएसटी तो नहीं करती, अभी तो उतना रिस्क लेने का नहीं हुआ है। ओके, बट लॉन्ग टर्म में थोड़ा है निवेश। और मैंने एक्चुअली, मेरा सवाल था कि नाल्को लिया था 100 शेयर ओके, एंड 107.67 पे लिया था मैंने। ओके, तो अभी तो लॉस है, तो मुझे उस मामले में पूछना था कि क्या करना चाहिए। तो मेघा मैम, आपने जो नाल्को की पोजीशन जब भी खरीदी होगी तब से लेकर अब तक डिविडेंड भी तो मिला होगा आपको? डिविडेंड मिला है। हाँ, तो क्योंकि नाल्को एक टाइम पे बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड रखता था, 7-8% का यील्ड था, तो शायद वो आपकी कॉस्ट में कुछ हद तक एडजस्ट भी हो गया होगा। एनीवेज, तो आप कितना समय और देना चाहते हो इसको? मैं लॉन्ग टर्म में मतलब 8 to 12 months, 1 year, नो प्रॉब्लम। ओके,
आस्था, इनके पास नाल्को के शेयर हैं, नेशनल एल्यूमिनियम के 100 शेयर हैं और करीब करीब 107-108 रुपए के दाम पर खरीदारी है। क्या करना चाहिए इन्हें अपनी पोजीशन के अंदर, और कंसीडरिंग कि 1 साल का नजरिया रखते हैं, लेकिन सेक्टर ये वो है जो कि साइक्लिकल है, क्या किया जाए? साइक्लिकल सेक्टर है और केपेक्स की रिक्वायरमेंट और कॉस्ट को लेके कुछ इश्यूज है कंपनी के साथ, तो आगे जाते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंपनी को हो सकता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने में थोड़ा समय लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़े यहाँ पे एक्सपेंशन भी चल रहे हैं, तो ये सब चीजें जब पूरी होंगी तभी जाके कंपनी कुछ अच्छा यहाँ पे अच्छी पोजीशन फाइनेंशियली दिखा पाएगी। लेकिन अभी चार्ट्स की जो पोजीशन आ रही है वो थोड़ी सी वीक है। देखिए सुमित, काफी ऊपर के स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की है, तो हम निकलने को नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत बड़ा लॉस होगा। सो लॉन्ग टर्म, और वैसे भी ये लॉन्ग टर्म के लिए ही अपना व्यू रखते हैं, तो बने रहना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 65 के स्तर पे। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ये 65 का जो लेवल है 50 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग ये लेवल आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इसके नीचे अगर गया तो ये लगेगा कि कंपनी में बड़ी एक और हमें देखने को मिल सकती है वॉलेटिलिटी, तो वहां पे फिर थोड़ा हो सकता है गिरावट गहरा है। तो अभी तो मैम पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन मान के चलिए कि थोड़ा सा अभी और हमें यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी 65 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बनी रहने की सलाह दूंगी। ऊपर में अगर इसको तेजी करनी है तो एक बार 87 का लेवल पार करना जरूरी है। 87 के ऊपर गया तो मुझे लगता है फिर अच्छी यहाँ पे तेजी आएगी जो लौटेगी, और 100 तक के भी लेवल्स हमें काउंटर पे दिखाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आ रहा है 65 के स्तर पर। जी, तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ मेगा मैम बने रहें नाल्को के अंदर। अभी तो आपको ये राय दी गई है, लेकिन ये स्टॉक में या सेक्टर में यूजुअली जो मूव होता है वो साइक्लिकल तौर पे आता है, नंबर्स इनके थोड़े सपोर्टिव होते हैं। इस पर हम और भी बात करेंगे और आपसे भी हम आगे बातचीत करेंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है अभी अभी न्यूज़ फ्लो के थ्रू, जिसमें जी और इंडसइंड मामले को लेकर, यानी कि सेटलमेंट का जो इश्यूज थे इन दोनों कंपनियों को लेकर, सेटलमेंट था वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें जी ने अपनी पहली किस्त का भुगतान कर दिया है और इंडसइंड बैंक को 30 जून तक बाकी रकम भी जी एंटरटेनमेंट देगा। इस खबर के बाद एक स्पाइक जी एंटरटेनमेंट ज़रूर देखने को मिला है और ये पहली इंस्टॉलमेंट का भुगतान हो चुका है, इंडसइंड के साथ सेटलमेंट हो गया है, यानी कि ये मान सकते हैं कि जितने भी सोनी जी मर्जर को लेकर इश्यूज थे वो कुछ हद तक अब रिजॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अब जितनी भी आपत्तियां थी वो वापस ले ली गई हैं। तो शायद सिचुएशन आगे चल के सोनी जी मर्जर को लेकर डेक्स जो है वो क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये पूरे इंसॉल्वेंसी केस में जी और इंडसइंड के बीच में सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट के तहत पहली किस्त का भुगतान जी ने कर दिया है, दूसरी किस्त का भुगतान 30 जून तक हो जाएगा। इंडसइंड ने अपना जो आपत्ति जताया था उसको वापस ले लिया है और 30 जून तक बाकी रकम मिलने के बाद ये जो डिटेल्स हैं वो कुछ हद तक आगे चल के इन दोनों कंपनियों यानी सोनी जी के मर्जर को लेकर जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रिएक्शन स्टॉक ने दिया एक स्पाइक और उसके बाद वापस फ्लैटिश टोन पे ही स्टॉक अभी कामकाज करते हुए 2.5-3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। आस्था मैम, जी एंटरटेनमेंट चार्ट्स में कुछ दिख रहा है क्या इसके? जी बिल्कुल, आज तो अभी इस न्यूज के बाद तो हमने देखा है लगभग 2% की तेजी ये दिखा रहा है और इनफैक्ट चार्ट्स में भी कोशिश हो रही है तेजी की तरफ जाने की। लास्ट कुछ हफ्तों से अगर देखेंगे सुमित तो 175 से 220 के बीच में ही ये घूम रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये हफ्ते का क्लोज इसने 220 के ऊपर कर दिया, जिसके की चांसेस भी लगते हैं, तो मुझे लगता है फिर एक तेजी लौटेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे चार्ट सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर नई खरीद किसी को करनी है तो ये हफ्ते का क्लोज 220 के ऊपर होता है, उसके ऊपर ही करें। मेरे हिसाब से वहां पे ज्यादा कन्विक्शन आता है और उसके बाद फिर ऊपर के लेवल्स हमें 240-44 तक देखने को मिल सकते हैं। तो जी एंटरटेनमेंट पर आस्था मैम अपनी राय देते हुए, लेकिन न्यूज फ्लोज का पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक में सो फार देखने को मिल रहा है। लौटते हैं कनक मैम के पास बातचीत करने के लिए। कनक मैम, आपका दूसरा सवाल किस स्टॉक पर था? जी, मैंने एक्चुअली 7 days बिफोर वेदांता के शेयर्स लिए थे 5000 ओके 290 के रेट से जी। तो आप ये बताइए कि मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या तो फिर नहीं? कनक मैम, 5000 शेयर आपने लिए, कोई खास वजह थी क्या? डिविडेंड का ट्रिगर आपने सोचा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अभी रिसेंटली परचेज किया है ये 7 days बिफोर। ओके, चलिए आपको एक अपडेट मैं दे देता हूँ वेदांता से रिलेटेड। कल कंपनी के बोर्ड ने 20 रुपये 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और 7 अप्रैल उसकी रिकॉर्ड तारीख है, यानी कि अगर आपके पास 7 अप्रैल तक ये शेयर रहेंगे तो आपको 20 रुपये पर शेयर
आपके 5,000 शेयरों के ऊपर डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। आस्था मैम, एक तरफ तो बढ़िया डिविडेंड पे ऑफ है और 5th इंस्टॉलमेंट या 5th ट्रांच जो डिविडेंड का है वो इन्हें मिलेगा, और दूसरी तरफ चार्ट्स पे कुछ हद तक ही नीचे भी आया हुआ है, 10-11 रुपए नीचे इनकी खरीदारी से नीचे भी कामकाज कर रहा है। क्या कर रही है? देखिए बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन जो अपडेट आपने दिया है सुमित, मेरे हिसाब से जो एक्स डेट 6 तारीख होगी, रिकॉर्ड डेट 7 तारीख है, तब तक तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और डिविडेंड का यहाँ पे फायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ जो चार्ट्स की पोजीशन भी बनी हुई है वो ये दर्शाती है कि 260 से लेके 295 या फिर 300 इसके बीच में ही ये काउंटर हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय तक एक सीमित दायरे का कारोबार इसमें हमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक्स डिविडेंड होने के बाद ये प्राइसेस नीचे भी आएंगी 6-7 तारीख के आसपास। तो अभी मेरे हिसाब से होल्ड करिए और डिविडेंड का फायदा उठाइए। तो मैं अभी तो होल्ड करने की ही बिल्कुल सलाह दूंगी इस काउंटर को। वैसे भी चार्ट्स में कोई बड़ी मंदी यहाँ पे हमें देखने को मिल नहीं रही है, तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नजर आती नहीं। तो कनक मैम, अभी तो आप बने रहो इसके अंदर और जो डिविडेंड पे ऑफ है उनको एंजॉय करो। अच्छा डिविडेंड यील्ड है और उस डिविडेंड यील्ड का एक हिस्सा आपको मिलने जा रहा है, तो अच्छी पोजीशन का साइज भी बढ़िया है और साथ साथ स्टॉक पे डिविडेंड भी अच्छा आया है, तो एटलीस्ट वो तो आप लो, उसके बाद इसके हिसाब से आप कॉल आगे चल के ली जाएगी। मेघा मैम, आपका तो कोई दूसरा सवाल भी था, वो क्या था? जो शेयर है उसका चार्ट कैसे दिखता है अगर मुझे इन्वेस्ट करना है? बिकॉज मैंने देखा कि एसबीआई से उसको अभी बहुत बड़ी ऑर्डर मिली है, तो मुझे पूछना था कि क्या मैं निवेश कर सकती हूँ, और अगर कर सकती हूँ तो कौन से लेवल पे? मैम, आपने रेलटेल का नाम लिया, राइट? या रेलटेल। ओके। और इसमें मैम शायद रिसेंटली वो जो ऑर्डर जिसकी आप बात कर रहे हो वो इनको शायद पूंजी मिली है, मध्य प्रदेश सरकार से इनको ऑर्डर मिला था, वो एक जिसकी आप बात कर रहे हो, राइट? ओके। आस्था मैम, रेलटेल, क्योंकि रेलवेज की एक बड़ी रैली हम हाल फिलहाल में देख चुके हैं, बहुत बढ़िया मूव आया था पूरे रेलवे स्टॉक्स में और उसके बाद थोड़े से कूल ऑफ हो रहे हैं, तो क्या जो ये मूव आने के बाद अब यहाँ एंटर करना चाहिए रेलटेल में या फिर अभी अवॉइड करें? देखिए मैं अभी अवॉइड करने की सलाह दूंगी मैम। इसके पीछे पहला तो मैं फंडामेंटली कारण बताती हूँ। न्यूज आ गई लेकिन फिर भी इतना कुछ चार्ट्स पे फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ ये जिस तरह से सरकार अभी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ये स्पेस को ओपन कर रही है, तो ये कंपनी को कंपटीशन रहने वाला है। तीसरी तरफ रिजल्ट्स इतने अच्छे ये अभी भी नहीं दिखा पा रहा है, तो और उसके बाद जब कंपटीशन आएगा तब और ज्यादा किस तरह का कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पैन आउट होगा, ये एक दिखने वाली बात होगी। तो फंडामेंटल देख के अगर हम इन्वेस्ट की बात करें तो वो अभी इतने फेवर में नहीं है, सपोर्ट में नहीं है। मे बी हम ये चौथी तिमाही के नतीजों को एक बार देख के और फिर रिव्यू करेंगे तो बेटर रहेगा ना। अगर अब मैं टेक्निकली भी बात करती हूँ सुमित, तो ये लगातार चार्ट वीकनेस ही दिखा रहा है। तो टेक्निकली मेरे हिसाब से अभी ना खरीदें, थोड़ा सा रुक जाए, नतीजे आने के बाद खरीदें, और या फिर ये अगर लेना ही है तो अभी ना लेके 105 के ऊपर लें, तब जाके एक थोड़ा सा कंफर्मेशन आएगा कि ये तेजी में आ रहा है, क्योंकि टेक्निकली चार्ट्स अभी तक स्ट्रॉन्ग बने नहीं है। इनफैक्ट आज ही हम एक बाउंस बैक देख रहे हैं, नहीं तो कल तक तो काफी डाउनसाइड ही हमें देखने को मिली। तो ये बाउंस बैक कितना टिका हुआ है इसके लिए हमें कुछ समय और रुक जाना चाहिए। तो मैम अभी आप ना लें, थोड़ा समय और दीजिए। अगर ये ऊपरी स्तरों पर टिकने में कामयाब हो जाता है, सफल होता है, तो ही लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल्स भी इतने सपोर्टिव नहीं है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से मेरे हिसाब से अभी तो वेट करना चाहिए, नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो आस्था मैम की राय यही है मेघा जी कि आप अभी इसमें खरीदारी ना करें, अवॉइड करें, और बेटर ऑप्शंस, बेटर स्टॉक्स, क्वालिटी कंपनीज अच्छे दामों पर मिल रही हैं, आप उसमें बैठ कर लीजिए। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शंस आपके लिए फिलहाल बाजार में खड़े हुए हैं इंस्टेड ऑफ रेलटेल। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा मैम, अपना समय आपने हमें दिया, हमसे बातचीत की, और कनक मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय में देने के लिए। और आस्था मैम आपका भी हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और अपनी गाइडेंस हमें देने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स मार्केट्स वापस निफ्टी हरे निशान में लौटा है, लाल निशान से फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर। थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा आज इंडेक्स क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, लेकिन निफ्टी बैंक 173 अंक ऊपर, करीब 39,741 742 के जोन्स के अंदर अभी कामकाज हो रहा है और वहां पर थोड़ी सी ज्यादा बढ़त है और मिड कैप स्मॉल कैप और बेटर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट आप मिड कैप देखेंगे 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में फिर से थोड़ा और सुधार, करीब 2000 शेयर, रफली 1900 शेयर तेजी में, और वापस 4 डिजिट में जो चले गए थे गिरने वाले शेयर वापस 3 डिजिट में आ गए। 983 शेयर गिरने वाले अभी दिखाई पड़ रहे हैं। तो सो फार मार्केट ब्रेड बेटर है,
फार्मा में बाइंग है, सेलेक्टिव ऑटो में बाइंग है, सेलेक्टिव बैंक्स में अभी DI के आसपास कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार मिड कैप की तमाम खबरें दीपाली राणा के साथ। नमस्कार।